मेरे प्यारे छात्रों, आज मैं आपसे शिक्षा मनोविज्ञान के विषय में बात करूंगा। शिक्षा मनोविज्ञान दो शब्दों से मिलकर बना है, शिक्षा और मनोविज्ञान। तो सबसे पहले ये आवश्यक हो जाता है कि शिक्षा क्या है। अगर शिक्षा शब्द का स्पष्टीकरण किया जाए तो शिक्षा शब्द को तीन अर्थों में प्रयुक्त किया जाता है: ज्ञान, विषय और प्रक्रिया। जैसे किसी व्यक्ति ने बीए किया हुआ है तो ये ज्ञान का एक सामान्य स्तर व्यक्त करता है, लेकिन अगर उस व्यक्ति ने एमए किया हुआ है या पीएचडी की हुई है तो विषय विशेष को व्यक्त करता है। या हम कहें कि शिक्षा द्वारा व्यक्ति की अंतर्निहित शक्तियों का विकास किया जा रहा है। तो यहाँ पर शिक्षा शब्द एक प्रक्रिया को व्यक्त करता है। शिक्षा शब्द की व्युत्पत्ति की अगर बात करें तो शिक्ष धातु से शिक्षा बना है, जिसका अर्थ है सीखना, विद्या प्राप्त करना या ज्ञान ग्रहण करना। विद्या का उपयोग लोग शिक्षा के ही अर्थ में करते हैं, जबकि विद्या शब्द की व्युत्पत्ति विद धातु से हुई है। विद से ही विद्वान शब्द बना है, जिसका अर्थ होता है जानने वाला, अर्थात ज्ञान की चरम सीमा तक पहुंचने वाला। विद्या और शिक्षा को हम सामान्यतः एक ही अर्थ के लिए प्रयुक्त करते हैं, किंतु मूलभूत अंतर इनमें होता है। विद्या से तात्पर्य होता है किसी विशिष्ट ज्ञान में ही पूर्णता या दक्षता प्राप्त करना, जबकि शिक्षा से तात्पर्य होता है ज्ञान का समग्र रूप। तो अगर हम बात करें, अंग्रेजी में शिक्षा को एजुकेशन कहते हैं। तो एजुकेशन के ओरिजिन में लैटिन भाषा का शब्द है एडुकाटुम, जिसका अर्थ होता है एक्ट ऑफ ट्रेनिंग, प्रशिक्षण। किसका प्रशिक्षण? प्रशिक्षण आंतरिक शक्तियों का विकास। प्रत्येक व्यक्ति में जन्म से ही इनेट पावर होती हैं, जन्मजात शक्तियां होती हैं, और उनका प्रशिक्षण करना शिक्षा का कार्य होता है। एक दूसरा लैटिन शब्द आता है एडुकेयर। इसका अर्थ होता है एक्ट ऑफ ब्रिंगिंग अप, संवर्धन, अर्थात उन शक्तियों का प्रशिक्षण करने के बाद उसका संवर्धन करना। और तीसरा शब्द एडुसियर कहता है एक्ट ऑफ लीडिंग आउट, यानी नेतृत्व करने की क्षमता विकसित कर देना। तो सबसे पहले प्रशिक्षण, किसका प्रशिक्षण? आंतरिक शक्तियों का प्रशिक्षण। उसके बाद उनका संवर्धन। उसके बाद इस लायक उनको बना देना कि नेतृत्व की क्षमता व्यक्ति में विकसित हो सके और जीवन में आने वाली तमाम समस्याओं से निपटने में व्यक्ति सहायक हो सके। शिक्षा के अर्थ और परिभाषाएं आपके सामने कुछ मैं प्रस्तुत कर रहा हूं। महात्मा गांधी के अनुसार शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक एवं मनुष्य के शरीर, मस्तिष्क एवं आत्मा के सर्वोत्तम अंश की अभिव्यक्ति है। अब यहाँ पे ध्यान देने योग्य बात है कि बालक एवं मनुष्य के शरीर, मस्तिष्क एवं आत्मा, यहाँ पर तीन बातें हैं: शरीर, मस्तिष्क एवं आत्मा के सर्वोत्तम अंश की अभिव्यक्ति है। शरीर को पुष्ट करना, मजबूत करना, स्वस्थ करना, मस्तिष्क को मजबूत करना और आत्मा को मजबूत करना, अर्थात आत्मज्ञान को प्राप्त करना, ये शिक्षा है। शिक्षा तीनों स्तरों पर व्यक्ति को मजबूत बनाती है, क्योंकि अगर हमारा शरीर मजबूत है और मस्तिष्क कमज़ोर है तो हम बहुत अच्छा कार्य समाज में नहीं कर पाएंगे। इसी प्रकार से अगर हमारा शरीर कमज़ोर है, मस्तिष्क भी कमज़ोर है, तो आत्मा स्वतः ही कमज़ोर हो जाएगी। तो ये ध्यान देने योग्य बात है कि सबसे पहले हमें ध्यान देना है अपने शरीर पर, उसके पश्चात मस्तिष्क पर, उसके पश्चात आत्मा पर, क्योंकि आत्मज्ञान व्यक्ति को तभी प्राप्त होगा जब वो शरीर और मन से मजबूत हो। यहाँ पर एक बात और ध्यान देने योग्य बात है कि अगर शरीर मजबूत है और मस्तिष्क कमज़ोर है तो मजबूत शरीर और कमज़ोर मस्तिष्क व्यक्ति को पतन की ओर ले जाता है, क्योंकि मस्तिष्क एक ड्राइवर है और ड्राइवर अगर स्वस्थ है तो वो गाड़ी कमज़ोर को भी
बहुत आगे तक ले जा सकता है, लेकिन अगर ड्राइवर ने शराब पी हुई है या ड्राइवर का मस्तिष्क सही नहीं है तो वो नई गाड़ी को भी दुर्घटनाग्रस्त कर सकता है। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि शरीर, मस्तिष्क और आत्मा, इन तीनों के सर्वोत्तम अंश की अभिव्यक्ति हो। यही शिक्षा है महात्मा गांधी के हिसाब से। दूसरी परिभाषा है डमविल की। अपने व्यापक अर्थ में शिक्षा में वे सब प्रभाव सम्मिलित रहते हैं जो व्यक्ति पर उसके जन्म से लेकर मृत्यु तक पड़ते हैं। जन्म से लेकर मृत्यु तक हम प्रतिदिन सीखते हैं। हर दिन हमारा सीखने का है। हमारा जन्म हुआ, जन्म के पश्चात जो भी हमारा विकास होता है और मृत्यु पर्यंत हम निरंतर कुछ न कुछ सीखते हैं, बहुत सी बातों से प्रभावित होते हैं। वे समस्त प्रभाव शिक्षा में शामिल होंगे तो शिक्षा की व्यापक परिभाषा जन्म लेती है। जॉन स्टुअर्ट मैकेंजी ने तीसरी परिभाषा दी है कि व्यापक अर्थ में शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जो आजीवन चलती रहती है और जीवन के प्रायः प्रत्येक अनुभव से उसके भंडार में वृद्धि होती है। कहते हैं एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर। तो जो प्रत्येक अनुभव है व्यक्ति का, उसका जो भंडार बढ़ रहा है, वो भंडार ही हमारी शिक्षा है। कहा जाता है आप बड़ों से बात करें, बड़ों के पास बैठें, क्योंकि उनके पास अनुभव का भंडार है और वो भंडार आपके बहुत काम आने वाला है। जीवन में हम बहुत कुछ सीखते हैं, वो समस्त सीखा हुआ अनुभव शिक्षा के भीतर ही आता है, शिक्षा के अंतर्गत ही आता है। केवल स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी में जाना और वहाँ पर एक फॉर्मल एजुकेशन प्राप्त करना शिक्षा नहीं है। पूरा जीवन ही शिक्षा है। इसी प्रकार से B.N. झा कहते हैं, शिक्षा जो कुछ करती है और जिस प्रकार वो किया जाता है, उसके लिए उसे मनोवैज्ञानिक खोजों पर निर्भर रहना पड़ता है। अब यहाँ पर आप ध्यान दें कि मनोविज्ञान की भूमिका यहाँ पर परिलक्षित होती है इस परिभाषा में। मनोवैज्ञानिक खोजें क्या हैं? मनोवैज्ञानिक खोजों का अर्थ है कि जो समस्याएं हमारे शैक्षिक क्षेत्र में आती हैं, उन समस्याओं को ध्यान में रखते हुए खोजें की जाती हैं ताकि उनका समाधान निकाला जा सके। तो जिस प्रकार की खोज प्राप्त होती है, जो भी फाइंडिंग्स निकल कर आती हैं, उनको शिक्षा के क्षेत्र में लागू किया जाता है और इस प्रकार से मनोविज्ञान शिक्षा की बहुत मदद करता है। इसको आगे हम देखेंगे किस प्रकार से मनोविज्ञान शिक्षा के लिए सहायक सिद्ध होता है। ब्राउन की अगली परिभाषा है, शिक्षा वो प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन किया जाता है। व्यवहार में परिवर्तन एक प्रोसेस है, जैसे कहते हैं शेपिंग द बिहेवियर, व्यवहार को परिवर्तित करना। एटिकेट मैनर्स सिखाए जाते हैं बच्चे को कि आपको कोई बड़े को नमस्ते करना है, उसके चरण स्पर्श करना है, बड़ों से आप कहकर बात करना है। ये कौन सी प्रक्रिया है? ये शिक्षा की प्रक्रिया ही है जिसके द्वारा हम बालक के व्यवहार को एक आकार दे रहे हैं और जो हम सीख लेते हैं, जो हमारे व्यवहार में परिवर्तन दिखाई देता है, वही सीखना होता है और वही शिक्षा का लक्ष्य है कि हमारे व्यवहार में वांछित परिवर्तन लाया जा सके और हमें एक संभ्रांत नागरिक बनाया जा सके। अब शिक्षा मनोविज्ञान की अगर हम बात करें तो शिक्षा मनोविज्ञान का आरंभ अरस्तू के समय से माना जा सकता है, परंतु शिक्षा मनोविज्ञान के विज्ञान की उत्पत्ति यूरोप में पेस्टोलॉजी, हर्बर्ट और फ्रोबेल के कार्यों से हुई, जिन्होंने शिक्षा को मनोवैज्ञानिक बनाने का प्रयास किया। चूँकि छात्रों को शिक्षा मनोविज्ञान को पढ़ना है तो शिक्षा को जानने के साथ साथ मनोविज्ञान को जानना आवश्यक है। उसके बाद शिक्षा और मनोविज्ञान को संयुक्त करके शिक्षा मनोविज्ञान, जो कि मनोविज्ञान की एक शाखा है, उसको समझना है कि किस प्रकार से हम शिक्षण और अधिगम दोनों क्षेत्रों में बहुत ही अच्छा कार्य कर सकें। अब हम बात करेंगे मनोविज्ञान का अर्थ क्या है, जिसको शिक्षा में जोड़ने पर शिक्षा मनोविज्ञान प्रकट होता है। तो मनोविज्ञान की उत्पत्ति पर बात करते हैं कि सबसे पहले मनोविज्ञान
कहाँ से आया, तो 16वीं शताब्दी में ग्रीक भाषा के शब्दों साइकी और लोगोस, ये दो शब्द हैं। साइकी का मतलब है सोल और लोगोस का मतलब है अध्ययन, विवेचन या विज्ञान, अर्थात आत्मा का विज्ञान। 16वीं शताब्दी में इसको आत्मा का विज्ञान माना गया। लेकिन आत्मा का स्वरूप निश्चित न होने के कारण इस पर विद्वान एकमत ना हो सके, क्योंकि आत्मा अब्स्ट्रैक्ट है, अमूर्त है, और उस पर विचारकों के भिन्न भिन्न विचार, जिन्होंने इसको एकमत नहीं होने दिया। स्टडी ऑफ सोल में मुख्य नाम जो आते हैं वो प्लेटो, एरिस्टोटल और रेने डेकार्टे, फ्रांस के, इन लोगों ने इसको स्टडी ऑफ सोल कहा। लेकिन इसको शीघ्र ही त्याग दिया गया और एक नया कॉन्सेप्ट आया, स्टडी ऑफ माइंड, मस्तिष्क का विज्ञान। ये मनोविज्ञान व्यक्ति के मन का विज्ञान है, मस्तिष्क का अध्ययन करता है। तो इटालियन फिलोसोफर पोम्पोनिजी, हॉब्स, लॉक, कांट, ह्यूम आदि 17वीं शताब्दी और 18वीं शताब्दी में इन्होंने ये परिभाषा दी कि मनोविज्ञान मस्तिष्क का विज्ञान है। इसके बाद ये हुआ कि मस्तिष्क तो डेड बॉडी के पास भी होता है, तो क्या जब हम जीवित रहते हैं, अर्थात जब तक हमारे भीतर चेतना रहती है, तभी तक हम मस्तिष्क का अध्ययन कर सकते हैं, या डेड बॉडी में जो मस्तिष्क उपस्थित है उसका अध्ययन भी किया जा सकता है? तो यहाँ पर बात आई कि जब तक चेतना मौजूद है, कॉन्शसनेस मौजूद है, तभी तक जो अध्ययन किया जाएगा वही अध्ययन मनोविज्ञान में शामिल किया जाएगा। इसमें वाइव्स, विलियम जेम्स, वुंट और अन्य विद्वान, जेम्स सली 18वीं शताब्दी में, इन्होंने चेतना के विज्ञान के रूप में मनोविज्ञान को स्थापित किया। और विलियम जेम्स ने 1892 में मनोविज्ञान को परिभाषित करते हुए कहा कि मनोविज्ञान की सर्वोत्तम परिभाषा ये हो सकती है कि ये चेतना की विभिन्न अवस्थाओं का वर्णन और व्याख्या करता है, कि चेतना की अलग अलग अवस्थाएं कौन सी हैं, उनका वर्णन और उनकी व्याख्या। अब प्रश्न उठा कि चेतना के दौरान व्यक्ति क्या करता है? चेतना के दौरान हम व्यवहार करते हैं और व्यवहार से ही हम जाने जाते हैं। तो 20वीं शताब्दी में जेबी वाटसन ने इसको व्यवहार का विज्ञान कहा, कि जो भी व्यवहार हम करते हैं और उस व्यवहार के आधार पर हमारा आकलन होता है। इसी प्रकार 1986 में मॉर्गन किंग, वीज और स्कॉल्पलर ने कहा कि जब हम लोग मनोविज्ञान को व्यवहार के विज्ञान के रूप में परिभाषित करते हैं तो हम लोग मन को अलग नहीं कर देते हैं। हम लोग इतना ही कहते हैं कि जो व्यक्ति करता है, अर्थात उसका व्यवहार ही वो मार्ग है जिसके सहारे आंतरिक मानसिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। किसी व्यक्ति को जानने का क्या तरीका है? जो व्यक्ति व्यवहार कर रहा है हमारे सामने, उसके व्यवहार के आधार पर हम निष्कर्ष निकालते हैं कि अमुक व्यक्ति किस प्रकार का है, क्योंकि उसका व्यवहार ही वो व्यक्ति स्वयं है। अगर आप विनम्र हैं तो विनम्रता के व्यवहार के द्वारा लोग आपको विनम्र और शालीन व्यक्ति के रूप में जानेंगे। वहीं दूसरी ओर अगर आप शॉर्ट टेम्पर्ड हैं, उद्दंड हैं, तो आपके व्यवहार में परिलक्षित होगा, और व्यवहार में परिलक्षित होने पर आपको उद्दंड और इस प्रकार का व्यक्ति माना जाएगा कि ये व्यक्ति सभ्य समाज में बैठने के लायक नहीं है। तो हमारा जो भी व्यवहार है, उस व्यवहार के आधार पर ही मनोविज्ञान हमारा अध्ययन करता है, और अध्ययन के पश्चात हमें एक दिशा प्रदान करता है। अब कुछ परिभाषाएं मनोविज्ञान की ले लेते हैं। जेबी वाटसन ने कहा, साइकोलॉजी इज द पॉजिटिव साइंस ऑफ बिहेवियर। मनोविज्ञान व्यवहार का विधायक विज्ञान है। इट इज़ पॉजिटिव साइंस ऑफ बिहेवियर। तो सबसे पहले हमें ये देखना होगा
वाई पॉजिटिव साइंस ऑफ बिहेवियर, ये पॉजिटिव साइंस ऑफ बिहेवियर क्यों कहलाया? तो हमें देखना पड़ेगा कि साइंस दो प्रकार की होती है, एक नॉर्मेटिव होती है, दूसरी पॉजिटिव होती है। नॉर्मेटिव का मतलब होता है नियामक, नियामक का अर्थ हुआ व्हाट शुड बी, जो होना चाहिए, और पॉजिटिव का अर्थ हुआ जो है। अर्थात साइकोलॉजी किसका अध्ययन कर रही है? व्यक्ति जिस रूप में है, जो परिस्थिति सामने है, क्लासरूम में जो छात्र हैं, जिस आईक्यू लेवल के हैं, क्लासरूम की जो कंडीशन है, जो पाठ्यक्रम है, तो जो है उसका अध्ययन। इसीलिए जेबी वाटसन ने कहा कि साइकोलॉजी इज़ द पॉजिटिव साइंस ऑफ बिहेवियर, कि पॉजिटिव का अर्थ हुआ कि जो है उसका अध्ययन करना, और जो होना चाहिए वो नॉर्मेटिव साइंस का हिस्सा है। तो साइकोलॉजी नॉर्मेटिव साइंस नहीं है, ये पॉजिटिव साइंस है। दूसरी परिभाषा वुडवर्थ ने दी, साइकोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द एक्टिविटीज ऑफ द इंडिविजुअल इन रिलेशन टू हिज एनवायरनमेंट। मनोविज्ञान एक साइंटिफिक स्टडी है, किसकी? एक्टिविटीज ऑफ द इंडिविजुअल, एक व्यक्ति कौन कौन सी क्रियाएं करता है, इन रिलेशन टू हिज एनवायरनमेंट, अपने पर्यावरण के सापेक्ष। पर्यावरण के प्रति हम जो भी क्रियाएं करते हैं, प्रतिक्रियाएं करते हैं, तो मनोविज्ञान उसका एक वैज्ञानिक अध्ययन है, और हमारी क्रियाओं और हमारी प्रक्रियाओं से मनोविज्ञान हमारे विषय में एक राय कायम करता है। बोरिंग, लैंगफील्ड और वेल्ड ने कहा, साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन नेचर। मनुष्य की प्रकृति क्या है, उस प्रकृति का अध्ययन करना ही मनोविज्ञान है, कि किस प्रकार का व्यक्ति, किस प्रकार की प्रकृति। तो मानव प्रकृति जो भी है उसका अध्ययन मनोविज्ञान कहलाता है। मनोविज्ञान मानव प्रकृति का अध्ययन है। क्रो एंड क्रो कहते हैं, साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड ह्यूमन रिलेशनशिप। ह्यूमन बिहेवियर, मनुष्य का व्यवहार क्या है, और मनुष्य के संबंध कैसे हैं, ह्यूमन रिलेशनशिप कैसी है। तो दो बातें यहाँ पर ध्यान देना है कि ह्यूमन बिहेवियर एंड ह्यूमन रिलेशनशिप। तो जो भी हम व्यवहार कर रहे हैं, जो भी रिलेशनशिप हमारी है, उसका अध्ययन साइकोलॉजी करती है, मनोविज्ञान करता है। गैरिसन एंड अदर्स ने कहा, साइकोलॉजी इज कंसर्न्ड विद ऑब्जर्वेबल ह्यूमन बिहेवियर। यहाँ पे ध्यान देंगे, ऑब्जर्वेबल ह्यूमन बिहेवियर, जिस व्यवहार को निरीक्षण कर सकते हैं, अर्थात निरीक्षण करने योग्य व्यवहार ही मनोविज्ञान है। कुछ व्यवहार का हम निरीक्षण नहीं कर सकते हैं, तो वहाँ पर मनोविज्ञान कार्य नहीं कर पाएगा। जितना भी ऑब्जर्वेबल ह्यूमन बिहेवियर है, वहाँ पर साइकोलॉजी काम करती है। एटकिंसन और स्मिथ एंड हिलगार्ड ने कहा, मनोविज्ञान व्यवहार तथा मानसिक प्रक्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन है। एक जो हम व्यवहार कर रहे हैं, दूसरा हमारी जो मानसिक प्रक्रियाएं हैं, हमारे मन के भीतर जो चल रहा है, उसका अध्ययन मनोविज्ञान करता है। तो अगर हम शिक्षा और मनोविज्ञान दोनों को जोड़ते हैं, तो ये निष्कर्ष निकलता है कि शिक्षा के द्वारा हम आंतरिक शक्तियों का विकास कर रहे हैं, और उसी के साथ साथ जो व्यक्ति का व्यवहार है, उस व्यवहार को ऑब्जर्व करके, उसका निरीक्षण करके उसको शेप दे सकते हैं। उस व्यवहार को शेप देकर एक निश्चित दिशा दे सकते हैं, और उसी दिशा के आधार पर एक संभ्रांत नागरिक का निर्माण हो सकता है। तो अब आगे हम शिक्षा मनोविज्ञान की बात करेंगे। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। विश यू ऑल द बेस्ट। सभी छात्र सफल हों, खुश रहें, प्रसन्न रहें। धन्यवाद।